Hi everyone, this is Kirti and in this video we are going to discuss practice paper 16 for TZT English. So guys, if you are preparing for TZT, PZT and visiting first time on this channel, so please subscribe it so that we stay connected and now discuss practice paper 16. So the very first question of this practice paper is the Belt Soprano 1949, the Lesson 1951 are famous plays belonging to the theatre of the absurd. Who wrote these plays? ठीक है, द बेल्ट सोप्रानो एंड द लेसन, ये दोनों के दोनों जो प्लेज हैं थिएटर और अपसर्ड से बिलोंग करते हैं. किसके द्वारा इन प्लेज को लिखा गया था? सो आपके पास ऑप्शंस हैं 4: एग्नी यूनेस्को, सैमुअल बेकेट, एडवर्ड एल्बी एंड जोसेफ हेलर. सो आंसर इज ए, एग्नी यूनेस्को, जो कि एक रोमन फ्रेंच राइटर हैं. इनके द्वारा इन दोनों प्लेज को लिखा गया था. नेक्स्ट पॉइंट है Which of the following combinations of plays belong to the theatre of the absurd? Okay, so यहाँ भी options हैं Catch-22 and World According to Garp, Rosencrantz and Guildenstern are dead and travesties, and next है Waiting for Godot and Endgame, या फिर all of the above. So answer is D, all of the above. ये सारे जो प्लेज हैं ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? सो जॉन वाइक्लिफ इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. सो आंसर इज़ ए, जॉन वाइक्लिफ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ? जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? सो यहाँ ऑप्शंस हैं जॉनी, लुलार्ड्स या फिर नन ऑफ दीज. सो आंसर इज़ बी, लोलार्ड्स. लोलार्ड इज़ द टर्म विच इज़ यूज फॉर द फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच डेवल इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट? सो ऑप्शंस हैं सैटर्न, मुल्सीवर, बेलियल या फिर लूसीफर. So answer is Mulciver. Mulciver is the main architect of Pandemonium in Paradise Lost. Question number 6. Why Henry VIII broke with Roman Catholic Church? ठीक है, जो हेनरी 8 थे वो रोमन कैथोलिक चर्च को ब्रोक करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि it did not allow king a second marriage, it did not allow king a third marriage, a fourth marriage, a fifth marriage. ठीक है, जो इंग्लैंड का जो शासन था वो रोमन कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग मतलब चलता था. तो जो हेनरी 8 थे वो नहीं चाहते थे कि शासन जो है वो कैथोलिक चर्च के अकॉर्डिंग चले. वो चाहते थे कि मैं राजा हूँ, जो शासन है वो मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए. तो इसलिए वो रोमन कैथोलिक चर्च को ब्रेक करना चाहते थे. और इसका जो मेन रीज़न ये था कि जो हेनरी 8 हैं उनके कोई मेल चाइल्ड नहीं था. वो चाहते थे कि उनके एक मेल चाइल्ड हो, इसके लिए उन्हें मतलब सेकंड मैरिज करने की ज़रूरत थी. उसके लिए ये जो रोमन कैथोलिक चर्च थी ये परमिशन इसके यहाँ अलाउड नहीं था कि कोई राजा दूसरी शादी करे. तो वो चाहते थे कि भाई इंग्लैंड का राजा मैं हूँ, जो इंग्लैंड का शासन है वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि किसी चर्च के अकॉर्डिंग. इसीलिए वो इस रूल रेगुलेशन को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सेकंड शादी करनी थी. और उन्होंने किया भी ऐसे. ठीक है, उन्होंने एक बिल पास कराया था इंग्लैंड में, उसके माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च का जो रूल रेगुलेशन चलते थे वहाँ पर इंग्लैंड में उनको ख़त्म किया गया. और जो शासन था वो सीधे राजा के हाथ में आ गया था हेनरी 8 की वजह से. ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा. इट डिड नॉट एलो किंग अ सेकेंड मैरिज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सेंट बाय गॉड टू ईडन गार्डन गिविंग हिम द ड्यूटी टू ड्राइव आउट सिंफुल पेयर एडम एंड ईव? किसे भेजा गया था गॉड के द्वारा ईडन गार्डन एडम एंड ईव को वहाँ से एक्सपेल करने के लिए? माइकल, गैब्रियल, यूरियल या फिर एब्डियल? सो दिस इज माइकल. सो ए विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज ए जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल? पैराडाइज लॉस्ट को एज ए क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल किसने कहा है? सो ऑप्शंस हैं नॉर्थर फ्राई, C.S. लुइस, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर विलियम ब्लैक.
So B will be right option. C.S. Lewis interpreted Paradise Lost as a genuine Christian morality tale. Next है question number 9. Wycliffe Bible is the name not now given to a group of Bible translations into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe. These translations appeared over a period from approximately, ठीक है, इसका पीरियड बताना है. सो 1382 to 1395. A will be right option. Next है 10. Next है question number 10. Lollardy, also known as Lollardism or the Lollard movement, was a proto-Protestant Christian religious movement that existed from the mid-14th century until the 16th century English Reformation. It was initially led by a Roman Catholic theologian who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of the Roman Catholic Church. ठीक है, तो ये थे जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ को रोमन कैथोलिक चर्च का क्रिटिसिज्म करने के लिए इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था इन 1381 में. सो आंसर इज़ ए, जॉन वाइक्लिफ. ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर थे. ठीक है, सबसे पहले प्रोटेस्ट इन्होंने ही करना शुरू किया था रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट. सो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. बीट राइटर्स. बीट राइटर्स रोट इन 1950s, रोट इन 1940s, रोट इन द 1960s, रोट इन द 1980s. सो बीट राइटर इज ए ग्रुप ऑफ राइटर हु रोट इन द 1950s. सो ए विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज सॉलिलॉकी. सॉलिलॉकी क्या है. सो यहाँ ऑप्शंस हैं. एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, सीक्रेट स्पीच, एन एक्टर स्पीच नॉट टू बी हियर्ड बाई ऑडियंस, एन एक्टर्स स्पीच मीन्ट फॉर अदर करेक्टर ऑल्सो. सो आपका जो ए वाला है वो आंसर हो जाएगा, है ना. एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, ये एक एक्टर के सीक्रेट थॉट होते हैं जिन्हें ज़ोर से बोला जाता है जिससे कि ऑडियंस सुन सके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. इन विच शेक्सपियरियन प्ले द फेम्ड लवर आर डिस्क्राइब्ड एज स्टार क्रॉस्ड. रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, 12th नाइट या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो आंसर इज ए. इन रोमियो एंड जूलियट स्टार क्रॉस लवर आर डिस्क्राइब्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. वाई द थिएटर वर क्लोज ड्यूरिंग 1592 एंड 1593 इन इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड में जो थिएटर हैं वो क्यों बंद हो गए थे 1592 और 1593 में. सो आंसर इज़ बी. द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग. प्लेग की वजह से ये जो थिएटर हैं बंद हो गए थे इंग्लैंड में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लीज प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड या फिर अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. सो आंसर इज डी. अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबल. प्रोलेटेरियन नोबल की थीम क्या होती है आपको बताना है. एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स, मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास. सो आंसर इज डी. वर्किंग क्लास इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री. इनमें से कौन पोइट्री का डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है. इट यूजेज लैंग्वेज, इट यूजेज रिदम, इट इज़ रिटन इन वर्स, इट यूजेज हारमोनी. So C will be right option. It is written in verse is not a distinctive feature of poetry. Next है क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is not a requirement for a tragic hero. एक ट्रेजिक हीरो के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं है. गुड, कंसिस्टेंट, मस्ट बी मेल, ऑफ हाई स्टेटस. सो आंसर इज सी. मस्ट बी मेल. एक उसे मेल ही होना चाहिए ट्रेजिक हीरो को, ये कोई ज़रूरी नहीं है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव. सो होमरिक एपिक कंटेन्स ए मिक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नैरेटिव. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. एरिस्टोटल सेज दैट ए प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 यूनिटीज. ठीक है, एरिस्टोटल का ये मानना है कि एक प्लॉट में यूनिटीज़ होना
ज़रूरी है। इनमें से कौन 3 यूनिटीज़ का पार्ट नहीं है? यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, इन 3 यूनिटीज़ की बात तो की है एरिस्टोटल ने। यूनिटी ऑफ कैरेक्टर ये इसका पार्ट नहीं है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द पोम डैफोडिल्स बाई वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो नोन बाई द टाइटल, यानी कि वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स को और किस टाइटल मतलब और किस नाम से जाना जाता है? सो आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी? सो इनमें से कौन सा एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है? इट अराउजेज पिटी एंड फियर, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, इट इन्वॉल्व्स मिमिसिस, इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नैरेटेड। सो आंसर इज बी, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है आपको बताना है। फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप एक शेल्टरिंग ट्री है। सिम्बली, एपोस्ट्रॉफी एंड हाइपरबली या फिर मेटाफर। सो आंसर इज डी, मेटाफर यूज़ किया गया है। फ्रेंडशिप को शेल्टरिंग ट्री कहा गया है। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है जो कि अब मर चुके हैं। मिल्टन अब जिंदा नहीं है, वो मर चुके हैं। और जब किसी एब्सेंट या किसी मरे हुए व्यक्ति को एड्रेस किया जाता है तो वहाँ हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एपोस्ट्रॉफी होता है। सो आंसर इज बी, एपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 25। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पॉइंट आउट करिए। द प्लो मैन होमवर्ड प्लोट हिज वियरी वे। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको। मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर एपिथेट, हाइपरबली। सो आंसर इज सी, ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया गया इस लाइन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वेयर वीटी कैन नॉट कीप हर लस्टर आईज। पन, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या फिर ऑक्सीमोरन। सो राइट आंसर इज बी, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ दीज फ्रेजेज अपीयर ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पे इनमें से कौन सा फ्रेज लिखा हुआ है ये बताना है आपको। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस, ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी नॉट टू राइट एनीथिंग, कुछ भी नहीं लिखने के लिए। ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग, When he died he left everything to us, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था उन्होंने। Crushed be he that moves my bones। So D will be right option। ठीक है, शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन पर हमें ये वाला जो फ्रेज है वो लिखा हुआ मिलता है, Crushed be he that moves my bones। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। पैराडाइज रीगेन इज कंपोज्ड इन डैश एंड इज़ डिवाइडेड इन डैश, यानी कि पैराडाइज रीगेंड को किस फॉर्म में कंपोज किया गया और कितनी बुक्स में उसको लिखा गया आपको ये बताना है। सो आंसर इज़ ए, ब्लैंक वर्स में लिखा गया पैराडाइज रीगेंड को एंड डिवाइडेड इन 4 बुक्स। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। शेक्सपियर ओन ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ। ठीक है, जो शेक्सपियर हैं ये ग्लोब थिएटर था उनका जो कि एक परफॉर्मेंस के दौरान जल गया था। तो किस परफॉर्मेंस के दौरान ये जला था आपको बताना है। सो यहाँ ऑप्शंस हैं हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 6 एंड हेनरी 8। सो राइट ऑप्शन विल बी डी, हेनरी 8 के परफॉर्मेंस के दौरान ये जल गया था। एक प्रॉप कैनन शॉट के द्वारा यहाँ आग लग गई थी, है ना। फिर इसको रिबिल्ड कराया गया था बाद में। सो आपका जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ दी अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़। ठीक है, शेक्सपियर के और मतलब टेम्पेस्ट के अलावा और किस प्ले में
क्लासिकल यूनिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। सो आप ऑप्शंस हैं यहाँ पर, 12th नाइट, लव लेबर लॉस, द कॉमेडी ऑफ एरर, मैकबेथ। सो आंसर इज सी, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें जो है क्लासिकल यूनिटीज़ को दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 31, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के पॉपुलर प्ले टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है आपको बताना है, वाइला, पोर्सिया, मिरांडा या फिर बिट्राइस। सो आंसर इज सी, मिरांडा इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु रिमार्क्ड आई शैल नेवर बिकम attached to a foreign idiom so as to put into my writing the paradise lost, though so fine in itself, is a corruption of our language। जॉन ड्राइडन, विलियम ब्लैक, वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन कीट्स। सो आंसर इज डी, जॉन कीट्स ने ऐसा कहा है पैराडाइज के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विलियम शेक्सपियर मीजर फॉर मीजर इज ए। विलियम शेक्सपियर का मीजर फॉर मीजर क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, ट्रेजिक कॉमेडी है। सो आंसर इज बी, ये कॉमेडी है। ठीक है, फर्स्ट फोलियो में जब इसे पब्लिश कराया था तो एज ए कॉमेडी इसको वहाँ पर पब्लिश कराया गया था, तो इसे कॉमेडी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन। ठीक है, ये एक इमॉर्टल लाइन है, यानी कि फेमस लाइन है जो किसी के द्वारा लिखी गई, जिसे शेक्सपियर ने अपने एज यू लाइक इट में यूज़ किया है। ठीक है, तो शेक्सपियर, टचस्टोन, मार्लो, फीबे, किड, सीलिया, थॉमस लोजेल, रोजालिन। सो आंसर इज बी, मार्लो, फीबे, यानी कि मार्लो ने इसे अपनी पोइम में कंपोज किया था इस लाइन को, जिसे एज इट इज़ शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फालिस्टाफ इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविसेस या फिर कैरिकेटर। सो कैरिकेटर इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर जॉन फालिस्टाफ, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द करेक्टर वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर। ठीक है, ये दोनों के दोनों करेक्टर शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होते हैं बताना है आपको। सो इन दी हैमलेट, सो राइट ऑप्शन विल बी बी, हैमलेट में ये दोनों अपीयर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वॉज फ्रॉम। यानी वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर की सही शुरुआत कब से मानी जाती है। सो 1797 टू 1798 से मानी जाती है। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको बताना है। माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग और द मे क्वीन। तो ये तीनों की तीनों तो वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं, जैसे माइकल है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग है, ये तीनों वर्क वर्ड्सवर्थ के हैं। द मे क्वीन इज़ नॉट रिटन बाई वर्ड्सवर्थ, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये सीखा था वर्ड्सवर्थ ने, किससे सीखा था? रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने इसे रॉबर्ट बर्न्स से सीखा था। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द एक्सक्यूरिसन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। इसके साथ किसकी शुरुआत होती है? सो द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। ठीक है, इस वर्क के साथ वर्ड्सवर्थ का जो पोइटिक जीनियस है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एवरी ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर। यानी कि हर महान कवि एक टीचर होता है। आर दी वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं? सो वर्ड्सवर्थ के शब्द हैं ये कि एवरी ग्रेट पोइट इज़ ए टीचर, है ना। ये सही बात है कि जो महान जो अच्छे पोइट होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ वो सीखने को मिलता है, तो वो सही मायने में एक महान कवि एक महान टीचर होता है अपने आप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर हैज़ कंप्लेंट that Milton exhibit a feeling of words for words rather than a capacity for feeling through words. So F.R. Lewis,
कंप्लेन करते हैं मिल्टन की इन शब्दों में? सो आंसर इज ए, F.R. लेविस ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हु सैड, किसने कहा है मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम? ठीक है, मिल्टन को पैशनेट कहा है, कहने वाले हैं जॉन बैली। सो आंसर इज ए, जॉन बैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की क्वालिटीज़ किसके पास होती हैं, है ना, मतलब मिल्टन की जो क्वालिटी हैं वो किस में हैं, समाहित हैं? सैटर्न, क्राइस्ट, बैलियल या फिर बेल्जीवर्ब? सो आंसर इज ए, सैटर्न पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन। ठीक है, सैटर्न के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ दी? ठीक है, कॉमर्स को किसके ऑनर में, किसके सम्मान में प्रेजेंट किया गया था? सो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में इसे प्रेजेंट किया गया था। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सैमसन एगनिस्ट इज ए, सैमसन एगनिस्ट है, क्या है ये? क्लोजर ड्रामा है। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा ए, सैमसन एगनिस्ट इज ए क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा जिसे कि लिखा जाता है पढ़ने के लिए रादर देन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मैनुआ एंड डेलिया आर करेक्टर्स इन? ये दोनों की दोनों करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं मिल्टन के किस वर्क में, आपको ये बताना है। सैमसन एगनिस्ट, लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट? सो आंसर इज ए। ठीक है, मैनुआ एंड डेलिया आर द करेक्टर इन सैमसन एगनिस्ट। ये इसके फादर का नाम है सैमसन के, और डेलिया वही इसकी वाइफ जिसने इसे चीट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, ऑन द मॉडल ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस? ठीक है, गाल्सवर्दी जो अपने प्लेस लिखते थे वो किसके मॉडल पर बेस्ड होते थे, उनके प्रॉब्लम प्लेस? सो आंसर इज सी, हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन के प्रॉब्लम प्लेस को मॉडल मानकर वो अपने प्लेस लिखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड? का ये जो फ्रॉम द फोर विंड है ये क्या है गाल्सवर्दी का, मतलब इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये उनका कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। ठीक है, जो उनके स्टार्टिंग के फेज़ में आया। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, है ना, पोइम्स का कलेक्शन नहीं है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ गाल्सवर्दी जोसिलन? जोसिलन क्या है गाल्सवर्दी का? सो ये उनका एक फर्स्ट फुल लेंथ नोवेल है। सो आंसर इज ए, नोवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन विच ईयर जॉन गाल्सवर्दी मेट जोसेफ कॉनरेड? ठीक है, किस ईयर में जॉन गाल्सवर्दी की मुलाकात हुई थी जोसेफ कॉनरेड के साथ, आपको बताना है। इन 1819, 1891, 1892 या फिर 1893? सो आंसर इज डी, आंसर इज डी, 1893। 1893 में इनकी मुलाकात हुई थी इनसे, जोसेफ कॉनरेड से, और इसके बाद ये इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन गए थे जोसेफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इन 1895 गाल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विथ? ठीक है, 1895 में गाल्सवर्दी का एक अफेयर शुरू हो गया। किसके साथ ये अफेयर चला था, इनका स्टार्ट हुआ था? एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। सो आंसर इज ए, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ इनका अफेयर स्टार्ट हुआ था 1895 में, जो कि रिलेशन में इनकी भाभी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एडा नेमेसिस वॉज ए मैरिड लेडी? ये जो है एडा नेमेसिस, मैंने बताया अभी, मतलब इनकी भाभी थी, तो इज़ ए मैरिड लेडी। शी वॉज द वाइफ ऑफ गाल्सवर्दी कज़िन। ये गाल्सवर्दी के कज़िन की वाइफ थी, है ना, तो उनका नाम बताना है आपको। क्या नाम था उनके कज़िन का? मेजर जॉनसन गाल्सवर्दी, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी? सो आंसर इज़ बी, मेजर आर्थर गाल्सवर्दी नाम था गाल्सवर्दी के कज़िन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, वैन गाल्सवर्दी एंड एडा गॉट मैरिड? इन लोगों ने शादी कब करी थी, ये आपको बतानी है डेट। सो आंसर इज डी, ऑन 23 सितंबर 1905, 1905। और स्टार्ट कब हुआ था? 1895 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 10 साल अफेयर चलने के बाद, मतलब 10 साल के बाद उन्होंने शादी करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाल्सवर्दी पेन नेम? इनके पेन नेम का क्या मतलब है? जॉन सिन जॉन, है ना, तो सिंपल सा मतलब है जॉन सन ऑफ जॉन।
ठीक है, सो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर गार्सवर्दी मेजर टूर of the slaughterhouses in England and wrote a report on the inhuman method of slaughtering animals। ठीक है, किस ईयर में गार्सवर्दी ने स्लॉटर हाउसेज में टूर किया और फिर एक रिपोर्ट तैयार की कि किस तरीके से, किस अमानवीय ढंग से एनिमल्स की स्लॉटरिंग की जाती है। सो इन 1912 सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ऑन विच प्रिंसिपल गार्सवर्दी रिफ्यूज नाइटहुड फॉर 1917 फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज। ठीक है, क्या कहकर गार्सवर्दी ने नाइटहुड जो 1917 के लिए इनको मिलना था उसके लिए मना कर दी थी, रिफ्यूज़ कर दिया था, क्या बोलकर? इन्होंने कहा था दैट राइटिंग वॉज इन इट्स सेल्फ इट्स ओन रिवार्ड, कि राइटिंग ही अपने आप में इसका रिवार्ड है। सो मतलब ज़रूरत नहीं है कि मुझे नाइटहुड मिले, जिसमें क्या होता है कि सर मतलब उपाधि मिलती है जिसमें जो पोइट है वो अपने नाम के आगे सर लगा सकता है। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि दैट राइटिंग वॉज इन इट्स सेल्फ इट्स ओन रिवार्ड। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ऑन विच डेट द प्राइम मिनिस्टर वॉज टू अनाउंस गार्सवर्दी नेम फॉर नाइटहुड। ठीक है, कौन सी डेट को प्राइम मिनिस्टर ने गार्सवर्दी को नाइटहुड के नाम के लिए अनाउंस किया था, किस डेट के लिए? तो आंसर इज 1 जनवरी 1918। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, गार्सवर्दी डाइड फ्रॉम ए डैश एट हिज लंदन होम ग्रोवलोज हेम्पेस्टेड। किसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी? हेपेटाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, मलेरिया, कॉलेरा। सो आंसर इज बी, ब्रेन ट्यूमर की वजह से गार्सवर्दी की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, हु टुक द नेम फॉर हिज साइंस फिक्सन द शीप लुक अप फ्रॉम मिल्टन्स एलर्जी लिसीडस। ठीक है, मिल्टन की एलर्जी लिसीडस से किसने अपने साइंस फिक्सन का नाम लिया है टाइटल के रूप में? तो आंसर इज ए, जॉन बर्नर। जॉन बर्नर ने अपने साइंस फिक्सन के लिए द शीप लुकअप टाइटल लिया है मिल्टन की एलर्जी लिसीडस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, हुज डेथ जॉन मिल्टन इमेजिन्स इन दी फॉलोइंग लाइन्स। इन लाइन्स में जॉन मिल्टन किसकी डेथ की कल्पना कर रहे हैं, आपको बताना है। सो मे सम जेंटल म्यूज विद लकी वर्ड्स फेवर माई destined urn, and as he passes turn and bid fair peace be to my sable shroud। ठीक है, तो इन लाइंस में मिल्टन खुद अपनी ही डेथ की इमेजिनेशन कर रहे हैं, डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, डेथ ऑफ हिज फादर नहीं, है ना? सी विल बी राइट ऑप्शन, हिज ओन डेथ, अपनी ही डेथ की वो इमेजिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, हु वॉट इज डेथ इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में डेथ कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सैटर्न सन, सैटर्न का बेटा है डेथ, है ना? और सेकंड ऑप्शन है डेथ इज बॉर्न ऑफ सैटर्न्स डॉटर सिन। ठीक है, सैटर्न की डॉटर सिन से बॉर्न है डेथ और ये उसका बेटा है। सो आपका जो सी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों की दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इन पैराडाइज लॉस्ट जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन रेफर्ड एज। पैराडाइज लॉस्ट में जीसस क्राइस्ट को कहा गया है किंग ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ हेवन, किंग मसीहा, किंग ऑफ किंग। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, किंग मसीहा इनको कहा गया है जीसस क्राइस्ट को इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विद हुम डज ऑलिवर फॉल इन लव विद इन एज यू लाइक इट। इन एज यू लाइक इट में ऑलिवर किस मतलब उसमें किससे प्यार हो जाता है ऑलिवर को? सो रोजालिन के साथ। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कौन डिसाइड करता है कि वो कभी कोर्ट नहीं जाएगा, मतलब कोर्ट ना जाने का डिसीजन लेता है? तो ये जैक्स है, जैक्स डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट इन एज यू लाइक इट। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, द टाइटल ऑफ 12th नाइट रेफर्स टू दी। ये जो टाइटल है 12th नाइट प्ले का, ये किसको रेफर करता है आपको बताना है। 12th नाइट ऑफ क्रिसमस,
ईव ऑफ एपिफेनी, द डे दैट कमेमोरेट द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सभी की सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज ए रोमांटिक कॉमेडी बाई विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड। कब लिखी गई ये आपको बताना है। सो आंसर इज ए, इन 1601 टू 1602 के आसपास ये लिखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर सेंटर ऑन द ट्विंस वाइला एंड सेबेस्टियन हु आर सेपरेटेड इन ए शिपरैक। ठीक है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो ट्विंस मतलब दो भाई बहन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो कि शिपरैक के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये उनका प्ले है द ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, जिसका सब टाइटल है और व्हाट यू विल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ट्वेल्थ नाइट बोरोज मैनी कन्वेंशंस फ्रॉम डैश एन इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट ने बहुत सारे जो कन्वेंशंस हैं बोरो किए हैं एक इटालियन फॉर्म ऑफ कॉमेडी से। कौन सी है वो आपको बतानी है। सो आंसर इज ए, कॉमेडिया डेल आर्टे। कॉमेडिया डेल आर्टे से बहुत सारे कन्वेंशन बोरो किए हैं शेक्सपियर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, शेक्सपियर प्रोबेबली रोट ट्वेल्थ नाइट डैश ऑफ हिज कैरियर। यानी शेक्सपियर ने ट्वेल्थ नाइट को अपने कैरियर के किस फेज में लिखा था ये आपको बताना है, मतलब बिगनिंग, मिडिल, या फिर लेटर पार्ट, या फिर लास्ट में। सो आंसर इज बी, इन दी मिडल। इन्होंने इस प्ले को अपने कैरियर के मिडिल में लिखा था। सो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट अल्टरनेट टाइटल। इसका अल्टरनेट टाइटल कौन सा है ट्वेल्थ नाइट का। सो व्हाट यू विल, सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट हॉलीडे इज द टर्म ट्वेल्थ नाइट प्रोबेबली अ रेफरेंस टू। सो आंसर इज सी, एपिफेनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, along with As You Like It and The Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so-called dash plays। ठीक है, As You Like और I Like It और Merchant of Venice के साथ साथ ट्वेल्थ नाइट को कहा जाता है ट्रांसवेस्टाइट। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, हाउ कैन ऑर्सिनोज अफेक्शंस टूवर्ड ओलिविया बी डिफाइंड। ठीक है, ऑर्सिनो का प्यार ओलिविया के लिए कैसे डिफाइन किया जा सकता है। सिंसियरली इन लव, ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ, बॉर्डरिंग ऑन हेट, इनडिफरेंट। सो आंसर इज बी, ऑब्सेस्ड विद लव इटसेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हु इज ओलिविया इन मॉर्निंग फॉर। ठीक है, ओलिविया किसके लिए मॉर्न कर रही है। तो अपने भाई के लिए मॉर्न कर रही थी वो फॉर 7 ईयर्स कि वो किसी से मिलेगी नहीं। उसके हाल ही में जब प्ले शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि उसकी भाई की हाल ही में डेथ हो गई है। सो आंसर इज डी, हर ब्रदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स मालवोलियोस करेक्टर। ठीक है, मालवोलियो का करेक्टर किस तरीके का है आपको बताना है। एन इफिशिएंट स्टीवार्ड, पीगिस एंड हॉटी, वार्म एंड अफेक्शनेट। तो वार्म एंड अफेक्शनेट तो वो बिल्कुल नहीं है। ए एंड बी ये आपका सही हो जाएगा। सो आंसर इज डी, आंसर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, है ना। इफिशिएंट स्टीवार्ड है वो, पीगिस एंड हॉटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में ये लाइन्स कौन बोलता है आपको बताना है। ठीक है, आई कैन नॉट प्रेज द मैरिज क्वेसेस सन रादर अप्रूव दैम नॉट। तो ये मैनुआ बोलता है सैमसन से। ठीक है, मैनुआ स्पीक्स दीज लाइन्स टू हिज सन सैमसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स आर डिस्कस इन द प्ले
सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट में कौन सी थीम को डिस्कस किया गया? वायलेंस एंड रिलीजन, वोमेन एंड ब्लाइंडनेस। सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, वोमेन और ब्लाइंडनेस को भी बताया गया है इसमें, और वायलेंस और रिलीजन दोनों दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ दी। ठीक है, ग्लोब थिएटर को बनाया गया था किस नदी के साउथ, मतलब किस नदी के साउथ के किनारे पर बनाया गया था इसे? सो टेम्स रिवर के साउथ बैंक पर इसको बनाया गया था। सो आंसर इज बी, रिवर टेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स डैश, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, दाउ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये लाइन्स हैं शेक्सपियर की किस सोनेट से ली गई हैं, आपको बताना है। ठीक है, सो सोनेट नंबर 18 से ये लाइन्स ली गई हैं। सो बी विल बी राइट ऑप्शन, सोनेट नंबर 18। यहाँ पर उन्होंने समर डे के साथ, जो फेयर यूथ है उसकी तुलना की है समर डे के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ ए फाल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रेपुटेशन एंड यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट और क्राइम। सो डिफेमेशन, सी विल बी राइट ऑप्शन, डिफेमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, कोई भी लिटरेरी वर्क या म्यूजिकल आर्टिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ। यानी कोई भी वर्क जो लिटरेरी है, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक है, किसी ऑथर के द्वारा अपने यूथ में प्रोड्यूस किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे जुवेनाइलिया कहा जाता है। ठीक है, सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, अ लिरिकल नैरेटिव पोइम रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट दैट ऑफन डील्स विद टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस। ऐसी पोइम को ले कहा जाता है। सो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस वर्ड्स दैट इज ऑफन नॉन सेंसिकल। ठीक है, एक पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म एक ह्यूमरस कविता की जिसे हमेशा ही नॉन सेंसिकल माना जाता है एंड फ्रीक्वेंटली रिबेल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लाइन्स। 5 लाइन्स में होती है राइमिंग AA, एंड डोमिनेंट मीटर इसका होता है एनीपेस्टिक विथ 2 मेट्रिकल फीट। ठीक है, इन दी 3rd and 4th लाइन्स एंड 3 feet इन दी अदर्स। तो ये कौन सी कविता है? लिमरिक, लिमरिक बोला जाता है इसे। तो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, अ टाइप ऑफ थिएटर एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग पोइट्री, सिंगिंग एंड डांसिंग performed in England in the 16th and 17th centuries, especially at a royal court, the official home of a king or queen. So answer is A, mask. Next है क्वेश्चन नंबर 86, a story, play or film in which a lot of exciting thing happen. ठीक है, कोई भी स्टोरी प्ले हो, कोई भी स्टोरी हो, ड्रामा हो या कोई फीचर फिल्म हो जिसमें लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं, दिखाई जाती हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। एंड इन विच पीपल इमोशन आर स्ट्रॉन्गर दैन इन रियल लाइफ। और इसके जो इमोशंस होते हैं वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसे मेलो ड्रामा कहा जाता है। सो डी विल बी राइट ऑप्शन, मेलो ड्रामा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द यूज़ ऑफ मूवमेंट ऑफ योर हैंड एंड बॉडी एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मूवमेंट का यूज़ किया जाता है हैंड, बॉडी एंड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस टू टेल ए स्टोरी और टू एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे राइम, माइम, एंजाइम या फिर वोवाइन। सो आंसर इज माइम, बी विल बी राइट ऑप्शन, माइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, अ पनिशमेंट और डिफीट that somebody deserve and cannot avoid. Such retribution, punishment for crimes is brought about by the goddess of Ramos. ठीक है,
तो ये है नेमेसिस, नेमेसिस कहते हैं इसको। सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, अ पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्लेस ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस। ठीक है, एक पर्सनैलिटी की क्वालिटी होती है जो मतलब जिस ग्रीक प्लेस के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड दिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ह्यूब्रिस बोलते हैं। ह्यूब्रिस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है प्राइड यानी घमंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द एक्ट ऑफ कॉइनिंग अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज। ठीक है, कोई नया वर्ड और एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज में ऐड करना क्या कहलाता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द एक्ट ऑफ कॉइनिंग अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज और ए न्यू मीनिंग फॉर एन एक्साइटिंग वर्ड और एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई नया वर्ड और कोई नया एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज में ऐड करना क्या कहलाता है, आपको बताना है। इन्वेंशन, कॉइनिंग, मीनिंग, न्यूलिज्म। सो आंसर इज डी, न्यूलिज्म कहलाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। किस एज में ये ब्लाइंड हो गए थे? सो मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे इन 1652 एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, है ना। 44 ईयर्स की एज में ये ब्लाइंड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 92, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विथ मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सो विलियम वर्ड्सवर्थ बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, इन 1726 द लॉयर, पोइट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर लुइस थियोबल्ड पब्लिश्ड ए स्केचिंग पैम्फलेट कॉल्ड। ठीक है, इन 1726 में ये जो पोइट हैं लुइस थियोबल्ड, इन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश कराया था जिसे क्या कहा जाता है, जिसका नाम है शेक्सपियर रेस्टोर्ड। सो बी विल बी राइट ऑप्शन, शेक्सपियर रेस्टोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। ठीक है, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में किस पर ये सन ऑफ बेलियल कहते हैं, किसको कहते हैं वो आपको बताना है। द एंग्लिकन क्लैरजी, द कोर्ट राइटर्स, द ओपोनेंट ऑफ कॉमनवेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज जी, ऑल ऑफ द एबव। सही, सभी की सभी को उन्होंने सन्स ऑफ बेलियल कहा है इन पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। सो आंसर इज सी, पैराडाइज रीगेन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड ऑफ पोइट्स। मिल्टन के एज में हमें 3 तरह के पोइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिल्टन का एज माना जाता है 1625 से 1660। इस पीरियड में हम 3 तरह के पोइट्स देखने को हमें मिलते हैं, वो हैं मेटाफिजिकल पोइट, कैवलियर पोइट एंड प्यूरिटन पोइट। सो वी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है? सो टेनिसन कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड प्यूसियंट नेशन rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible lock। ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड के बारे में किसने ये कहा है? सो मिल्टन सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड। सो बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हु सैड किसने कहा था सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट। ठीक है, जो सोनेट है मिल्टन के हाथ में क्या बन गई है? एक ट्रम्पेट बन गई है। ये कहने वाले थे वर्ड्सवर्थ। सो ए विल बी राइट ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, इन विच नोबल गाल्सवर्दी अटैक द फोरसाइट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोम फोरसाइट, अ सॉलिसिटर हु कंसिडर हिज वाइफ इरिन एज ए मेयर फॉर्म ऑफ property। Erin finds her husband physically unattractive and falls in love with a young architect who dies।
कौन सा नोवेल है ये? गाल्सवर्दी का द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। वेदर इज़ यानी वेदर क्या है इस सेंटेंस में आपको बताना है। सो वेदर यहाँ पर एक कंजंक्शन है। सो वेदर यहाँ एक कंजंक्शन है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑफन इज। इस सेंटेंस में ये जो ऑफन वर्ड है इसका ग्रामेटिकल क्लास आपको बताना है क्या है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो आंसर इज डी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। करेक्ट इन्फिनेटिव के साथ इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। डैश देयर इज डिफ़िकल्ट व्हेन रीचिंग, रीचिंग टू, रीचिंग फॉर, टू रीच। सो आंसर इज डी, टू रीच है ना। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वी वन, ये होता है इन्फिनेटिव। तो और तो कोई इन्फिनेटिव है नहीं इसमें, डी वाला सही है। टू रीच देयर इज डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। यहाँ भी इन्फिनेटिव लगाना है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन। सो बी विल बी राइट ऑप्शन। टू प्रे इज डिफ़िकल्ट फॉर ए सिनर। नेक्स्ट है 105। 10 पाउंड्स डैश मनी। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इज़ अ लॉट ऑफ मनी होगा। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 106। वन ऑफ माई फ्रेंड डैश अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। सो आंसर इज ए, हैज़ यहाँ पर सही हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ ए फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता करता। सो आंसर इज बी, आई वुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। अ कॉन्टाजियस डिसीज विच स्प्रेड ओवर ए ह्यूज आर। सो आंसर इज ए। ठीक है, कॉन्टाजियस डिसीज एक संक्रामक रोग होता है ना, एपिडेमिक भी क्या है? संक्रामक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। अ डिसीजन टेकन बाय द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। अ डिसीजन टेकन बाय द कंसेंट ऑफ ऑल। ऐसा डिसीजन जो सबकी सर्वसहमति से लिया जाए उसे क्या कहते हैं? यूनानिमस। डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 1010। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी ऐसी स्पीच जिसको बिना तैयारी के दिया जाए उसको कहते हैं एक्सटेम्पर। सो आंसर इज सी, एक्सटेम्पर। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द वर्ड दैट एक्सप्रेस द ऑपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना। बैबल, बैबल का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? सो ऑप्शंस हैं यहाँ पर चैटर, बैबल, रैम्बल, स्पीक क्लियरली। सो आंसर इज डी। ठीक है, बैबल का जो अपोजिट होगा वो होगा जी, स्पीक क्लियरली। बैबल का मतलब होता है कि कुछ भी बोलना है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट होगा स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। बैफल, बैफल का अपोजिट बताना। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, है ना। तो कन्फाउंड मीन्स भी कंफ्यूज होना, फ्रस्ट्रेट भी वही होता है, इल्यूड भी कंफ्यूज होता है। सो आंसर इज डी, पोइज। इसका जो अपोजिट है बैफल का, पोइज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या होता है? बेलफुल मीन्स होता है हानिकारक, यानी इंजूरियस, नॉक्सियस, मेंसिंग, ये सभी क्या है? इसके सिनोनियम है। इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा डी, हार्मलेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। बैंकेट, बैंकेट का मतलब क्या होता है? फीस्ट। इसका अपोजिट आपको बताना है। इसका अपोजिट हो जाएगा डी, स्टारवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। बारबरस, बारबरस का मतलब होता है असभ्य। तो सैवेज और वाइल्ड ये सब जंगली है ना। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो हो जाएगा डी, सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य, और ये असभ्य। सो डी विल बी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट वन वर्ड फाइंड आउट करना है। 4 यहाँ पर दे रखे हैं, इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। सो देखिए 116, वन हु इज़ वेरी वेल वर्स इन म्यूजिक, आर्ट और एनी सब्जेक्ट, कन्विजर। वन हु नोज एवरीथिंग, omniscient। नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एमिग्रेंट। सो आंसर इज सी, ये वाला आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, वन हु लैंड मनी एट हाई रेट, जो हाई रेट पर है ना मनी देता है उसे यूजर बोलते हैं, यानी सूदखोर। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, है ना, इसे कार्निवोरस बोलते हैं। वन हु लिव डिपेंड ऑन अदर, यानी जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। सो आंसर इज सी। यहाँ पर पैराडाइज दे रखा है, पैराडाइज नहीं होता, वो पैरासाइट होता है ना, जो परजीवी जिसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो ब्राइट साइड देखता है थिंग्स की उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, आशावादी। तो सभी की सभी सही थे एक्सेप्ट सी वाला, सी वाला गलत था, ठीक है, पैराडाइज नहीं होता, वो पैरासाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, वन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, पॉलीगॉट। नेक्स्ट वन हु स्पीक थ्रो पपेट, वेंट्रीलोकिस्ट बोलते हैं उसको, जो बैली की थ्रो बोलता है। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज स्किन एंड इट्स डिसीज, डर्मेटोलॉजी। वन हु स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिस्ट। सो आंसर इज सी, ये आपका इनकरेक्ट है ना, डर्मेटोलॉजी नहीं बोलते उसको, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना, ये तो साइंस हो गई, तो सी वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, वन हु टॉक कंटिन्यूसली, मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको क्या बोलते हैं, लोकासियस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है वन हु थिंक ह्यूमन नेचर इज ईवल, काइनिक। एंड नेक्स्ट है वन हु टोटली एब्सटेंट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से जो दूर रहता है उसे टीटो टेलर बोलते हैं। नेक्स्ट है डी वाला, वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, प्लेस टू प्लेस जो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्टिनेंट। सो आपका जो आंसर है, आंसर इज डी, डी वाला हो जाएगा। लेफ्टिनेंट नहीं बोलते उसको, इटिनेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, वन हु ट्रीट फीमेल प्रॉब्लम, जो फीमेल प्रॉब्लम को ट्रीट करती है वो उसे बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है वन हु ट्राइज टू ब्रेक ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ इंस्टीट्यूशन, आइकोनोक्लास्ट, है ना, ये जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ब्रेक करने वाले को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। वन हु वांट टू सी अदर अनहैप्पी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को अनहैप्पी देखना चाहता है ना, सैडिस्ट होता है, ये है ना साइकोलॉजिकल इसको प्रॉब्लम होती है जिसे दूसरों की तकलीफ़ में मज़ा आता है, ऐसा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है वन हु वर्क इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड, डिसर्नेबल। One who work in return for being taught the trade, discernible. So D will be right option, ये आपका incorrect है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर find the foreign expression with incorrect meaning, यानी कि incorrect foreign expression find out करना है यहाँ पर आपको, कौन सा वाला incorrect है। memento mori, a reminder that you must die, कि तुम्हें मरना है, ये रिमाइंडर होता है। मिसैलियंस, ए बैड मैच, ए बैड मैच को मिसैलियंस कहते हैं। मॉडस ऑपरेंडी, वे ऑफ वर्किंग, काम करने के तरीके को मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। मॉडस विवेंडी, द वे ऑफ रनिंग। सो आंसर इज डी, ये वाला आपका इनकरेक्ट है, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 122, मॉनिजर मिस्टर म्यूटेंडिस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, ने प्लस अल्ट्रा, द मोस्ट इंटेंस डिग्री ऑफ इक्वालिटी और स्टेट, नेम द ग्रे शूडो यूनिफॉर्म। सो आंसर इज डी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब, 123 से लेके 125, यहाँ पर इनकरेक्ट प्रोवर्ब फाइंड आउट करनी है आपको। वन स्कैप्ड शीप मास द होल फ्लॉक, वन swallow डज नॉट मेक ए स्प्रिंग, वन टूडे इज वर्थ टुमारो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट बर्न्स। सो आंसर इज बी, यानी कि इनकरेक्ट वाला आपका ये है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, है ना, तो ये वाला ठीक है।
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज़ें हैं जो नज़रों से दूर हो जाती हैं वो माइंड से भी दूर हो जाती हैं. पार्डन ऑल मैन बट नॉट हिमसेल्फ. पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश. सो आंसर इज सी. पार्डन ऑल मैन बट नॉट हिमसेल्फ इज नॉट करेक्ट. बाकी आपके ऑल करेक्ट हैं. पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश ये भी करेक्ट है. सी विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है 125 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर. Poverty is no sin. Practice makes perfect. Prevention is better than medicine. Pride goes before a fall. So answer is C. Prevention is better than cure होता है, then medicine नहीं होता है ना. C will be right option. So guys, this is all about this practice paper and thanks for watching this video. Thank you so much.